भैया मुझे नहीं पता, मुझे कभी नहीं पता होता कौन बच्चा कब गायब हो गया और क्यों हो गया। मतलब 2-2 3-3 हफ्ते बाद। हाँ हाँ, प्राची नहीं आ रही क्लास में, पता नहीं भाई क्यों नहीं आ रही है, पूछेंगे किसी दिन समय मिलेगा जब। बाकी तुम लोग खुद आ जाया करो, तुम लोग भी, क्योंकि मेरे को ये पूछने का टाइम नहीं लगता फिर फोन वगैरह करके कि कोई ड्रॉप क्यों हुआ है। ठीक है, चलिए। और मैं अटेंडेंस लिया करूँ? अरे नहीं भैया, 1 घंटा सारा होता है। गुड इवनिंग कुलदीप। 1 घंटा सारा होता है, उसके अंदर अटेंडेंस लो कि सिलेबस पूरा करो। ये तो देखो, एक बात ना बहुत परफेक्ट है कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। आदमी पढ़ता है अपनी इच्छा से, ना ही पेरेंट्स पढ़ा सकते किसी को जबरदस्ती, कुछ नहीं कर सकते, आदमी अपनी इच्छा से पढ़ता है। तो तुम्हारी इच्छा जागनी चाहिए, और इच्छा इसी चीज से जागेगी कि पढ़ोगे तो लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, सेल्फ एबल बन पाओगे। अदरवाइज देखो, पढ़ाई ऐसा नहीं कि बिना पढ़े लोग लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन पढ़ाई सबसे आसान रास्ता है लाइफ में स्टेबल या सक्सेसफुल। जिस भी चीज को, हर आदमी की अपनी डेफिनेशन होती है कि मेरे को इस चीज को सक्सेसफुल मानता हूँ, उसको मानता हूँ, लेकिन सक्सेसफुल होने का सबसे शॉर्टकट रास्ता पढ़ाई है। और सारी चीजें बड़ी मुश्किल पड़ती है। गेम्स में जाओगे, स्पोर्ट्स में जाओगे, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। काम भी मुश्किल है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आपको एक स्किल डेवलप करना, बिजनेस करने का सोचोगे, वो तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसके अंदर आपकी मेहनत तो चाहिए, प्लस किस्मत भी चाहिए। पढ़ाई में भी, पढ़ाई के अंदर जो है मैक्सिमम पार्ट जो है वो मेहनत के भरोसे रहता है, किस्मत के भरोसे बहुत कम रहता है। ठीक है, कोई आदमी मतलब ऐसा नहीं होगा जिसे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन किस्मत खराब थी इसलिए फेल हो गया। एक पेपर में हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 बार वो फेल हो जाए, किस्मत इस चीज इतनी मतलब खराब नहीं हो सकती। ठीक है, तो पढ़ाई सबसे आसान है, करिए। चलो अभी करते हैं शुरू। जीओसी हम भी करते पढ़ाई शुरू। सबसे पहले जीओसी बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो एनसीईआरटी में चैप्टर है, स्टडी में कौन सा कंप्लीट है, लेकिन उतना नहीं है जितना हर फील्ड में जितना मुश्किल है ना कुछ करना, पढ़ाई उन सबसे आसान है। और ये मैंने सेल्फ वेरीफाई किया है। पढ़ाई मुश्किल है लेकिन और चीजों से आसान है। अभी आपकी एज नहीं है तो आपको फील नहीं हो रहा है, जब एज चली जाती है तब आदमी को फील होता है कि हाँ पढ़ लेना चाहिए, तो पढ़ने से आसान कोई तरीका है ही नहीं। चलो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम इसका नाम ये रख रहे हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ये भी बड़ा था, इसको भी शॉर्ट में जीओसी लिख लिया, नाम ही रख रहे हैं, पढ़ेंगे वही चीजें। ठीक है, और शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कोई बताएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एनीवन, किसी को भी कोई आइडिया हो, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? 334 नंबर पेज पे। ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ पे है। एनीवन, किसी को आइडिया? कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एक तो ये चीज आदमी के दिमाग में इमेज आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते ही कार्बन की इमेज आती है, कार्बन होगा। ठीक है, चलिए, मेड विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक और एलिमेंट आया कि सर हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है कार्बन प्लस एच ओ एन एस पी एक्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस और हेलोजन्स। हेलोजन के अंदर कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग आ जाते हैं हेलोजन्स में। इनका कॉम्बिनेशन अगर कोई कंपाउंड है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब अगर मैं पूछूं कि क्या H3PO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस और नो? एक्स बेटा हेलोजन्स है, हेलोजन जो ग्रुप है उसको एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक्स आपका फ्लोरीन हो सकता है, एक्स आपका क्लोरीन हो सकता है, एक्स ब्रोमीन हो सकता है और एक्स आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, नो, नॉट कंटेन कार्बन, बिल्कुल। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा कि इनका कॉम्बिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो सिर्फ इनका कॉम्बिनेशन बना के आप
ऑर्गेनिक कंपाउंड ना बना दें, इसके लिए यहाँ पे ये और लिख देते हैं कि ये होना मैंडेटरी है, कार्बन होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, ये तो होना चाहिए, इसके बिना और लोग अगर कॉम्बिनेशन यूज कर लिया तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो H3PO4 इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज कार्बन इज एब्सेंट। चलिए एक ये बात हो गई। ओके अब आती है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी कुछ नहीं है, एवी टाइम पास है। टाइम पास इसलिए क्योंकि ये बाद में डिस्कार्ड कर दी गई कि गलत है ये बात। इसमें लगभग 200-250 साल पहले 1700 समथिंग का टाइम था शायद, तो उस टाइम पे क्या था कि साइंस लिखी जा रही थी, रिसर्च चल रही थी, ये रिसर्च फेज था, ठीक है उस टाइम पे। और आज भी ऐसा होता है, आज से 200 साल बाद लोग कहेंगे कि हम लोग भी रिसर्च फेज में थे, लिखी जा रही थी। तो आज अगर कोई लॉ आता है उसको 200 साल बाद डिस्कस किया जाएगा। आज की नॉलेज जो अभी तक की है उस टाइम की नॉलेज से बहुत कम होगी। ऐसे ही आज तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब पहले नहीं पता था। तो किसी ने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं, और जो कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो हम लैब में बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, प्लांट बना सकते हैं, ह्यूमंस बना सकते हैं, एनिमल्स बना सकते हैं, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, और कोई चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकती। ठीक है, इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। उन्होंने कहा, अच्छा फिर उन्होंने एक लॉजिक और दिया कि क्यों बना सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके अंदर कोई वाइटल फोर्स होती है। वाइटल फोर्स भी लाइक उनकी सोच के हिसाब से जैसे लाइफ है, लाइफ का कोई डेफिनेशन नहीं है कि लाइफ एग्जैक्टली होती क्या, तो उन्होंने कहा कोई पावर है, कोई फोर्स है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, उस फोर्स को बोल दिया वाइटल फोर्स। इस पूरी कहानी को वाइटल फोर्स थ्योरी नाम दे दिया गया। इसमें कहते हैं, हाँ जी शिवम बोलिए। सर गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकता, बिकॉज दे पोजेस ए वाइटल फोर्स। ठीक है, पोजेस अ वाइटल फोर्स। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोई भाई साहब आए, उन्होंने ये चीज ली, इसको हीट अप किया और ये चीज बना दी, NH2 C डबल बॉन्ड NH2, ये चीज बना दी। इसका नाम होता है बेटा यूरिया। क्लियरली इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे उन्होंने ये बना दिया, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसी ने ये बना दिया लैब में। तो जैसे ये बना, फिर वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड करने का समय आ गया। वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया जब यूरिया बनाया गया लैब में। यूरिया वाज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड, टू बी मेड लिख लो, सिंथेसाइज बहुत बड़ा है, टू बी मेड इन लैब। ठीक है, सबसे पहले ये बना, जैसे ये बना वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म कि लैब में भी बन सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर और कंपाउंड्स बनाए जाने लगे, ये कहानी एनसीईआरटी में भी लिख रखी है। अगला कंपाउंड एसिटिक एसिड बनाया गया था, एंड सो ऑन, फिर होता गया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ऐसे करके खत्म हो गई। इस कंपाउंड का नाम यूरिया है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट हो इस छोटी सी कहानी में तो बता देना, क्या ही डाउट होगा। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताया कोई मेरे को, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। 6। किसने 6 बोला, किसने 4 बोला? सनी यस सर। कितना बोला? एटॉमिक नंबर था। 6। तुमने 6 बोला, गौरव ने 4 बोला। ओके 6 है, यस सर। 6 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कोई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p2। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p2। दिस इज माय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बताए कोई कितने होते हैं? 4 सर। 4, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली वैलेंस शेल जो है, इसको भी देख लो अगर किसी को ना पता हो, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो इसमें आउटर मोस्ट कौन है? 2 है, 2 है, और 2 के अंदर 2 ऑर्बिटल्स, 2 टाइप के ऑर्बिटल्स हैं,
s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल। कितने p होते हैं? 3 p होते हैं, px py और pz। इसके आउटर मोस्ट यानी कि बैलेंस शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ओके, अब आती है कार्बन की टेट्रावैलेंस। टेट्रावैलेंस का मतलब है बेटा कि ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंस ऑफ सर ये कार्बन। ऑर्गेनिक है क्या? हाँ हाँ, नहीं लग रही? तुम अभी आए हो ना? मेरे को 4th चैप्टर लगा पहले पहले। नहीं नहीं नहीं, अरे ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अभी थोड़ी देर में फिर ऑर्गेनिक लगने लग जाएगी। इंट्रोडक्शन कार्बन की बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, इसका मतलब बेटा इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स एट मैक्स, इट कैन मेक मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, कोई बताएगा क्यों मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है? क्योंकि सर ये या तो 4 अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, नहीं तो फिर ले लेगा। ये दे ही सकता है इलेक्ट्रॉन में 4, ले तो सकता नहीं है क्योंकि सर इस उसके कारण। आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ठीक है। और कोई कुछ और बताना चाहे? नो स्ट्रेंथ, ऐसा भी कुछ नहीं। कोई और किसी को और रीजन लगता हो, मतलब किसी के पास और कोई रीजन हो, ये रीजन है कि नहीं ये नहीं बताया मैंने कि यही है कि नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 ही ले सकता है या दे सकता है। BF3, BF3 जो कंपाउंड है इसके अंदर बोरोन है। बोरोन के पास कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और BF3 मेक्स 3, ये कंपाउंड बनाता है BF3, मतलब बोरोन ये कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या है? NH3 होता है इसके पास, F F एंड F। अब बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ऑक्टेट रूल तो PCl5, PCl5 कितने हो जाएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स? 10 हो जाएंगे। ऑक्टेट रूल भी खत्म हो गया, PCl5 एग्जिस्ट करता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ऑर्गेनिक शुरू हो गई है लेकिन बहुत बेसिक चल रहा है बेटा, बहुत बेसिक बातें चल रही हैं, तो सुन लो। कोई ऐसे टिपिकल ऑर्गेनिक शुरू नहीं हुई है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं। ऑक्टेट रूल का भी इशू नहीं है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वजह से भी नहीं है, इसके पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। इसके पास टोटल 4 ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, तो ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल लगता है, इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन की कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो कोई और आके दे देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई और आके दे सकता है। ऑक्टेट रूल के भी कोई वो नहीं है। हाँ, ऑक्टेट रूल जो है सेकंड पीरियड तक ही ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सेकंड पीरियड तक ऑक्टेट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। उसके बाद जिनके पास डी ऑर्बिटल आने लग जाते हैं थर्ड ग्रुप से, थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल आने लग जाते हैं, वो लोग अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ऑक्टेट एक्सपेंड करना। PCl5 के अंदर फास्फोरस ने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर रखा है, ठीक है। अब कार्बन जो है वो 4 ही बना सकता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसके पास 4 ऑर्बिटल्स है, एक ऐसे S एंड PX PY एंड PZ, ठीक है। ये है, ये 4 ऑर्बिटल्स है। 1s2 जो इसका है उसको ये यूज नहीं कर सकता बॉन्डिंग में क्योंकि वो वैलेंस शेल नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई, टेट्रावैलेंस क्लियर हो गई। किसी को डाउट हो तो बता देना। इट कैन मेक मैक्सिमम बॉन्ड्स इक्वल 4, ठीक है जी, ये बात हो गई। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के अंदर क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन देखिए आप लोगों ने? हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय कार्बन। कार्बन क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकता है, ठीक है। एक तो बेटा ये दिखा सकता है sp3, एक दिखा सकता है बेटा sp2, और एक ये शो कर सकता है sp। 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन ये शो कर सकता है, ठीक है। जब sp3 होता है तो बेटा स्ट्रक्चर आता है, ज्योमेट्री आती है ऐसे, ठीक है। ये कार्बन होगा बीच में, यहाँ पे दिस इज कार्बन, इसके 4 बॉन्ड्स होंगे ABCD, ठीक है। और इनके बीच में एंगल मिलेगा बेटा 109 इतना। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद sp2, sp2 कैसा होता है बेटा? कोई बताएगा sp2 कैसा होता है? एनीवन? sp2 क्या शेप होती है sp2 की? ट्रायगोनल फिंगर।
बिल्कुल, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये शेप कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सी होगा, और ऐसे ये ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म कर रहा होता है। एंगल है 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अच्छा, नाम कह रहा है प्लेनर, इसका मतलब ये एक प्लेन में लाई करेंगे सारे एटम्स, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर सारे के सारे एटम, एक तो हो गया कार्बन और 3 अदर जो भी स्पीसीज है, ठीक है, वो जो एटम अटैच हो रहे हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन के अंदर उनको, एक ही प्लेन में, एक प्लेन उन सारे के सारे एटम से पास हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्लेनर। सो sp2 विल बी प्लेनर, ठीक है। अब बात आती है कि sp2 अगर बनेगा तो कैसे बनता है, हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी सी बात। sp इज लीनियर, बिल्कुल, लेकिन उस पर अभी जाएंगे। उससे पहले क्या बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बन रहा है। sp2 होता क्या है बेटा, आपके पास कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोल दो इस नंबर को, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं, जितना नंबर आता है उतने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करूंगा। मान लीजिए कहीं पे कार्बन का ये नंबर आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, या फिर 1+2 जो भी कर रहा है, सिग्मा लोन पेयर जो भी चीज फॉर्म करके, जैसे भी 3 आ रहा है उसका नंबर, तो मैं कहूंगा कि 3 ऑर्बिटल यूज करेगा। तो 3 ऑर्बिटल क्या होंगे बेटा, इसके पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस पी 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 एक्स पी वाई एंड पी जेड। बोलिए शिवम, क्या है, ठीक है। ये क्या करेगा, 3 ऑर्बिटल पिक करेगा, ये 3 उठा लिए मान लो, ठीक है, इनको मिक्स करेगा, मिक्सअप एंड क्रिएट। अच्छा, ये जो है एस पी एक्स पी वाई, ठीक है, इनकी एनर्जीज अलग अलग है। ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए इन तीनों को मिक्सअप करेगा एंड क्रिएट 3 इक्वल हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसने मिक्स किया और बदले में क्या दिया मुझे, sp2, एक sp2 ऑर्बिटल, दूसरा sp2 ऑर्बिटल और तीसरा sp2 ऑर्बिटल। बच क्या गया, एक p बच गया मेरे पास, एक p बच गया। इस p की जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री है वो हमारे काम की होती है कि ये किस ओरिएंटेशन में होगा। सर वॉइस बेटा रिजॉइन करो, मेरी वॉइस सही आ रही है, ठीक है, ओके। तो बेटा इसकी अगर ज्योमेट्री देखनी हो तो sp2 कार्बन ये हो गया, इसने अपने यहाँ पे ये तीनों की तीनों अपने sp2 का प्लेन बिछा लिया। अब इसके पास जो p ऑर्बिटल होगा दैट इज बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर, जो इसके प्लेन होगा जिसके अंदर ये सारे के सारे एटम्स लाई कर रहे हैं उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा p ऑर्बिटल, ठीक है, p ऑर्बिटल, और पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड अगर किसी को बनाना है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज नहीं होते, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज होते हैं। इसीलिए अगर कार्बन को कोई पाई बॉन्ड बनाना है तो वो अपना हाइब्रिडाइजेशन से बाहर रखता है एक ऑर्बिटल, या जितने भी बनाने उसको। अगर कभी कार्बन को ऐसे करके 2 पाई बॉन्ड बनाने, एक पाई बॉन्ड इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, ठीक है, अगर 2 बनाने हैं तो फिर ये कार्बन अपने 2 ऑर्बिटल बचा के रखेगा और sp हाइब्रिडाइजेशन यूज करेगा 2 ऑर्बिटल मिक्स करके, ठीक है। अब जो ये है p ऑर्बिटल, इससे ये बॉन्डिंग कर सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है। तो कैसे होगा बेटा, कोई और मान लीजिए एक और कार्बन आया, ठीक है, वो भी फिर sp2 बना के आ रहा होगा या मे बी sp बना के आ रहा हो, डिपेंड करता है कि उसके बॉन्ड्स कैसे। मैं मान रहा हूँ कि वो भी sp2 है, ठीक है, sp2 है, ओके। तो बेटा इसका जो p ऑर्बिटल होगा वो ऐसे आके अलाइन होगा, वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा इस वाले कार्बन के, ठीक है। ये दोनों आके ऐसे अलाइन होंगे, इनके जो p ऑर्बिटल्स हैं ये पैरेलल हो जाए, ये दोनों पैरेलल हो जाए, ये दोनों पैरेलल होंगे और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, इनके ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर किस चीज का दिख रहा है बेटा, ये इस चीज का दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसा कंपाउंड है। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी और डी लिख दूं तो ए बी सी और डी ऐसा कोई कंपाउंड है, उसका ही मैंने आपको ऑर्बिटल दिखाया कि p ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं या क्या उनका ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। अब मैं एक बात पूछता हूँ कि ये सारे के सारे, अच्छा ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, ठीक है, प्लेनर होगा, क्योंकि
अगर इन दोनों ऑर्बिटल्स को पैरेलल होना है तो इनके जो प्लेन्स है ऐसे करके इन दोनों एटम्स के जो प्लेन थे जो पैरेलल थे, सॉरी परपेंडिकुलर थे पी ऑर्बिटल के, उनको भी सेम आना पड़ेगा, वो क्लैश करेंगे, वो सेम प्लेन से पास होने लग जाएंगे, तभी देखो इसके परपेंडिकुलर ये है और दूसरा मेरे पास, लेट अस अज्यूम कि ये दिखेगा, ओके ऐसे करके ये दो प्लेन्स होने चाहिए, ये दो, इससे तो नहीं दिखेगा, जो भी, अगर इस वाले हाथ में भी मान लो कि एक और पी ऑर्बिटल है तो वो जो है उन दोनों को पैरेलल होने के लिए इन दोनों को भी सेम प्लेन में आना पड़ेगा, अगर वो दोनों सेम प्लेन में नहीं है तो फिर वो दोनों ऑर्बिटल्स अलग अलग उसमें होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, ये दोनों किसी ना किसी एंगल के ऊपर होंगे, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ रहा है कि इनको पैरेलल होने के लिए दोनों के दोनों प्लेन्स को सेम में आना पड़ेगा, सारे के सारे एटम्स उसी प्लेन में आ जाएंगे। ऐसा जब होगा बेटा फिर ना एक ही प्लेन सारे एटम से पास हो सकता है, ऐसा जब होता है तो प्लेनर मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। तो sp2 प्लेनर मॉलिक्यूल दे सकता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा समझ में आ गया प्लेनर क्या होता है? यस सर। ओके तो मुझे ये बताओ, इफ देयर इज ए कंपाउंड लाइक दिस, इज इट प्लेनर? इज दिस ए प्लेनर मॉलिक्यूल? बोलिए, ए यस, बी नो, सी सर नो। नो। क्यों? नो सर। क्यों नहीं है ये तो बताओ, रीजन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यस यहाँ पे इसके साथ जो एक ये कार्बन लगा हुआ है ये sp3 में है, तो बेसिकली यहां तक का पार्ट अगर मैं दिखा रहा हूं रेड से, इतने ये एटम्स सारे के सारे एक प्लेन में लाई करेंगे, लेकिन इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन ऊपर नीचे जा रहे होंगे प्लेन से बाहर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इट इज नॉन प्लेनर, ठीक है। प्लेनर पार्ट कहां तक आएगा? जहां तक आपका sp2 अप्लाई हो रहा है, इसका sp2 इस कार्बन तक अप्लाई हो रहा है, वो कार्बन इसी के प्लेन में होगा पक्की बात, लेकिन उसके जो और एटम्स है वो किसी प्लेन में हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सो sp2 इज प्लेनर, sp3 नॉन प्लेनर होता है, दिस इज नॉन प्लेनर, इस शेप में साफ साफ समझ में आ रहा है कि नॉन प्लेनर होगा बेटा, नॉन प्लेनर, दिस इज प्लेनर, ओके। और ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ, मॉलिक्यूल का नहीं बता रहा, कभी ये मत बोल देना कि sp2 है तो पूरा मॉलिक्यूल पक्का प्लेनर होगा, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर है। sp2 की बात करें कि sp2 कैसा होता है बेटा, sp2 के अंदर तो sp ऑर्बिटल्स आए होंगे, ये लीनियर में होते हैं, ये लीनियर होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे x y z बना दूं, x y एंड z, लेट इट बी x y एंड z, बेटा अगर ये कार्बन है, मान लो इसके जो दो sp ऑर्बिटल्स हैं वो इस ओरिएंटेशन में x में लाई करते हैं, x में, तो इसके जो दो p होंगे बचे हुए, sp3 का नाम क्या लिखा है? टेट्राहेड्रल लिखा है, अभी ऊपर दिखा दूंगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल लिखा है, इसके दो ऑर्बिटल बच जाएंगे, दो तो इसने मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, दो p बचे हुए हैं बेटा, दोनों p इसके परपेंडिकुलर होंगे और आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे। वो करने का क्या तरीका है? एक p ऐसे होगा y एक्सिस के अलोंग, एक p y एक्सिस के अलोंग होगा, और बेटा एक p z एक्सिस के अलोंग होगा, एक p z एक्सिस के अलोंग होगा, ये तीनों की तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर मिलेगी, ठीक है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जो हाइब्रिडाइजेशन वाले sp है वो p's के परपेंडिकुलर है और आपस में दोनों के दोनों p भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये होता है। तो अब क्या होगा, अगर इसकी बॉन्डिंग दिखाऊं मैं, कहीं पे कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो उसके मान लीजिए sp कैसा होगा, ऐसा होता है बेटा, ये मॉलिक्यूल होगा, ये sp होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो क्या होगा, दूसरा c आएगा वो भी sp हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। इनके जो सिग्मा बॉन्ड्स है, एक तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक इनका H है, ठीक है। उसके बाद इसका p ऑर्बिटल आएगा, एक p ऑर्बिटल ऐसे करके एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड तो ये लोग बनाएंगे, और एक बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर होगा, वो भी दूसरा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग ए बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। ऐसे इसके 3 बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा, 1 पाई, सेकेंड पाई,
ठीक है, एक सिग्मा और 2 पाई ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये भी अगर इसके साथ और दूसरे एटम्स अलग ओरिएंटेशन के अटैच नहीं है तो ये वाला पार्ट ये है प्लेनर मॉलिक्यूल, ये पूरा ही प्लेनर है। ठीक है, सारा के सारे एटम्स एक प्लेन से पास हो रहे हैं। ठीक है, और एक बात कि कभी ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ऑर्बिटल प्लेन के बाहर जा रहा है, हमें सिर्फ एटम्स दिखते हैं। अगर कहीं पे तुम्हें ऐसे करके जो sp2 दिखाया उसके अंदर p ऑर्बिटल बाहर है, तो ये मत सोचना कि ये इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा तो ये प्लेनर नहीं है। ऑर्बिटल नहीं दिखते, ऑर्बिटल की बॉन्डिंग नहीं दिखती, सिर्फ एटम दिखते हैं। हमें एटम दिखते हैं, उन्हीं को देख के हमें प्लेनर और नॉन प्लेनर बताना है। ठीक है, चलो sp हो गया। sp को लिखते हैं बेटा लीनियर बोलते हैं इसको, और प्रभात ये लिख लेना बेटा लीनियर, sp इज लीनियर। कार्बन होगा उसका ऐसे करके कोई a और किसी B से जुड़ा हुआ होगा, इनके बीच में बेटा एंगल मिल जाएगा 180 डिग्री। ऑल्सो दिस इज द एंगल, जब these angles यहाँ पे स्टार करके लिख लो, these angles are only if all the bonds are equal। ठीक है, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल का मतलब ये है ये ए और बी जो लगे हुए ये सेम एटम होने चाहिए, तभी इनका एंगल 180 डिग्री मिलेगा, अदरवाइज कुछ और भी एंगल हो सकता है। ठीक है, उसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अगर मेरे पास यहीं पे देख लो, इसमें मैं इस कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन यहाँ लगा दूं, sp2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्लोरीन लगा दिया, एक बेटा इसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया और एक और क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, ये कोई कार्बन है, इसका एक और कहीं पे डबल बॉन्ड पड़ रहा होगा, उससे 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। sp2 में इसके ये एटम्स है। ठीक है, sp2 में ये एटम्स है, तो बेटा क्या होगा, ये सारे के सारे 120 के ना हो गए, ये 120 120 120 ऐसे होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, होता क्या है कि जो दोनों क्लोरीन के एटम्स है ये है बड़े बड़े एटम, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, टक्कर मारेंगे, तो इनके वाला जो बॉन्ड था ना वो और ज्यादा खुल जाएगा, उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, तो एक मिलेगा तुम्हें मोर देन 120 और बाकी के 2 क्या मिलेंगे, ये जो है अब इसको कट किया था वापस ले लेते, कट किया हुआ इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे this angle will be more than 120 and this will be less than 120 and this will be less than 120। तो 120 जो एंगल्स मेंशन किए हैं ये तब के लिए है जब आपके एटम्स सिमिलर हो, जो इनके साथ जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सिमिलर हो, अगर नहीं है तो फिर बॉन्ड एंगल्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी। और आगे बढ़े, किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा भाई इन सब बातों में। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर। उसके बाद बेटा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कैसे कैसे ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करूं तो फर्स्ट टाइप होता है बेटा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, ऑल बॉन्ड्स आर शो, सारे बॉन्ड और सारे के सारे एटम्स मुझे शो करने पड़े। ठीक है, ये हो गया। तो ये कोई कंपाउंड था जिसका नाम है इथेन, अभी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, अभी के लिए बता दे दिस इज इथेन, तो मैंने इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर शो कर दिया। सेकंड आता है बेटा कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन बोल लो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 CH3 यूनिट्स हैं, 2 CH3 यूनिट। कंडेंस के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ उनकी यूनिट्स लिख देते हैं, एक यूनिट ये एक यूनिट ये, कोई बॉन्ड वगैरह शो नहीं करते। ठीक है, ओके, ये होगी कंडेंस्ड फॉर्म। उसके बाद अगर बात की जाए व्हाट इज ए, ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देख रहे हो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाना भारी है, कंडेंस में पता नहीं चलता कौन किससे बॉन्डेड है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला दिखता है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इससे आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सीधे सीधे ऐसे करके लिख सकते हो, ये मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, इसके अंदर क्या करो, ये और दिखा दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, लेकिन हमने जिगजैग लाइन से शो कर दिया। अब इसको रीड कैसे करते हैं, बात ये है, बिल्कुल जिगजैग लाइन से शो करते हैं। इसको रीड कैसे करना है, एवरी कॉर्नर एज ए कार्बन। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी पूरी फॉर्म में लिख के दिखानी है, कंप्लीट फॉर्म, तो फिर बड़ा बन जाएगा, बहुत टाइम ले जाएगा बिना बात के। ये लो, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक ही दिखा, एवरी कॉर्नर विल हैव ए कार्बन एटम एंड
remaining valencies will be completed by hydrogen. अब इन बातों का मतलब बताता हूँ. completed by hydrogen. ठीक है, हर कॉर्नर के ऊपर एक तो कार्बन दिखा दूं. ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये भी एक कार्बन हो गया. ठीक है, अब क्या करना है, रिमेनिंग वैलेंसीज का ये मतलब है कि आप वे इस वाले कार्बन को देखा, इसका तो मुझे एक कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड तो दिख रहा है, मतलब एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड दिख रहा है दूसरे कार्बन के साथ, लेकिन इथेन के लिए भी वी शेप. हाँ, इथेन के ऐसे वी नहीं, इथेन सिर्फ इतना बनेगा. अभी बता दूं, पहले पूरा सुन लो फिर दिखेगा कि इथेन की वी नहीं बनेगी, वी प्रोपेन होता है, वी प्रोपेन बन जाएगा. ठीक है, और नाम भी बता दिया, तुम्हें नाम भी पता है. नाम तो मुझे ही नहीं आता, नाम लिखना तो अभी मैंने नहीं पढ़ा. चलो देखो, इसके अंदर क्या होगा, ये मैंने सी बता दिया कि एक कार्बन है, इसका एक बॉन्ड तो तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है. बाकी बॉन्ड्स क्या होंगे बेटा, इसके पास ना 3 हाइड्रोजन मानूंगा, 3 हाइड्रोजन हो. ठीक है, ये वाले कार्बन के पास है, इस वाले कार्बन के ऊपर आपके 2 बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, बाकी के 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन. इस वाले कार्बन के पास है, इसके 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा. इस वाले कार्बन के पास है, इसके पास एक ही बॉन्ड दिख रहा है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे. और बेटा ये वाला कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड है इसके पास और एक सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, तो 3 बॉन्ड्स है, इसके पास बेटा एक हाइड्रोजन होगा, और जो लास्ट वाला है इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा. ठीक है, ओके. 3 मिथाइल पेंट 1ene 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंट 1, पेंट की साइड 1 दिया. ठीक है, हाँ सही नाम है. ठीक है, नंबरिंग दूसरी साइड सॉरी. ठीक है, नाम सही है भाई. चलो ये हो गया. अब इसका क्या बनाते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर. अब आपने पता लगा लिया कौन सा एटम कहाँ पे कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं और किसका किसके साथ बॉन्ड है. तो शुरू करते हैं. ये पहला कार्बन, इसके ऊपर क्या दिखाना है, इसके ऊपर दिखाना है बेटा 3 हाइड्रोजन. ये लो 3 हाइड्रोजन दिख गए. ये क्या है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है सर, उस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है. आगे चलो, वो भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके पास एक हाइड्रोजन है, और वो कार्बन और भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक और कार्बन जोड़ दो. ये जो कार्बन है बेटा, इसके पास 3H है, ये लो 3H दिखा दिया. उसके बाद ये जो कार्बन है, ये आगे जाके सर एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन शो कर दिया. वो कार्बन सर आगे जाके 2 कार्बन, एक डबल बॉन्ड से एक और कार्बन से जुड़ा है. अब सर जो बच गए वो H शो कर दो. डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनके ऊपर एक कार्बन ऐसे है, एक H लेके बैठा है, और ये 2 लेके बैठा है. ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगा. ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, किसी का भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, और किसी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से आप कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख सकते हो. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, कर लेना प्रैक्टिस के लिए. ना ये करने तो मुझसे पूछ लेना. एक एग्जांपल हो गया बेटा ये साइक्लोहेक्सेन, एक एग्जांपल बेंजीन. ठीक है, ए बी, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. सी. ठीक है, और जैसे यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन दिखाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक कार्बन भी है और यहाँ पे भी एक कार्बन है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस कॉर्नर के ऊपर जो एक कार्बन आना चाहिए था उसकी जगह एक ऑक्सीजन है. ठीक है, ये हो गया डी. डी जो है दैट इज ए कीटोन, एक कीटोन ले लो. ठीक है, और ई जो तुमने वी मांगा था. ओके, और प्रभात जो कह रहे थे, प्रभात बेटा इथेन के लिए अब क्या होगा, वी नहीं होगा. अगर तुमने वी बनाया होगा तो 3 कार्बन हो जाए, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3. तो इथेन के लिए वी नहीं होगा, इथेन के लिए एक सिंगल लाइन होगी. ठीक है, ऐसे करके CH3 CH3. ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेना. किसी को ना बनाना है तो मुझसे पूछ लेना. और ये लो मेहनत, एक ये और बना लेना. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हेप्टन, हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन. चलिए ये बात हो गई, बॉन्ड लाइन वगैरह खत्म हो गया. ओके, किसी को डाउट हो तो मेरे को बता सकते हो, वरना फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं. सर C6H12O6 इसका स्ट्रक्चर बता दो. ग्लूकोस होता है ना, बता देंगे लेकिन अभी नहीं, क्लास के बाद. बिना बात के ये नहीं रच रहा, बता दूंगा. स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा मिलेगा, टेक 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 टेक. एक एल्डिहाइड होता है इसके अंदर, जो भी होता है बना देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे, लेकिन क्लास के बाद बीच में 15 मिनट है मेरे पास, तब बता दूंगा, फिर याद दिला देना. ठीक है, ओके. सो एक क्लासिफिकेशन लिखना आपको,
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे बांट रखे हैं, ठीक है। तो पहला आता है बेटा, दो पार्ट में पहले इसको डिवाइड करते हैं और इसके अंदर तुम्हें सिर्फ टेबल बना लेनी है, जो जो टर्म्स हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ आती रहेंगी चैप्टर में। यहीं पे मैं सारी की सारी डिस्कस करने नहीं बैठा। और इसको एलिफेटिक भी बोलते हैं, एलिफेटिक एक कैटेगरी ये होती है। दूसरी कैटेगरी होती है बेटा क्लोज चेन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड और साइक्लिक। पहले साइक्लिक, इधर ये साइक्लिक लिखा है, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, इनका ना फर्दर क्लासिफिकेशन आता है, फर्दर क्लासिफिकेशन आता है, क्या आता है, एक होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, दूसरे बेटा हेटेरोसाइक्लिक हो सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। उसके बाद होमोसाइक्लिक के अंदर एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, इनको एलिफेटिक भी बोलते हैं, एलिफेटिक साइक्लिक, ओके। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है बेटा एरोमेटिक, एरोमेटिक। एंड दिस एरोमेटिक के दो टाइप होते हैं, बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड, ठीक है। ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, धीरे धीरे टाइम के साथ इसके सारे लोग पूरे हो जाएंगे, जैसे जैसे जीओसी चले। कोई बच जाए तो मेरे को पूछ ले, ठीक है जी। चलिए ये ड्रॉ कर लो, लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट चीज है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन। सर ये एसोमेटिक है, कौन सर ये एसोमेटिक है होमोसाइक्लिक के नीचे। हाँ एरोमेटिक ये लिखा है, अच्छा एरोमेटिक है, हाँ एरोमेटिक लिखा है, ठीक है, ओके ठीक है। चलो सर सर एलिसाइक्लिक NM का मतलब क्या है? किस किस का? NM एन कहाँ लिखा है? बेंजेनोइड के बगल में। बेंजेनोइड के नॉन है बेटा, ये नॉन है, ये नॉन है, NON है, ठीक है। और एक क्या पूछ रहे हैं, इन सब का मतलब क्या होता है? सर एलिसाइक्लिक का, हाँ एलिसाइक्लिक एंड है, फिर उसके बाद उसका आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं, ठीक है। इनका बेटा मतलब ये अलग अलग टाइप ऑफ कंपाउंड है, धीरे धीरे सारे सारे बता दूंगा, अभी सारे डिस्कस करने नहीं बैठ रहा बिना बात के लंब, क्योंकि कुछ यूज होते हैं इसके अंदर से, कुछ नहीं होते, तो धीरे धीरे दिखते जाएंगे। सबसे पहले तो तुम्हें ओपन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर समझ में आएंगे क्या होता है, ठीक है, तो टाइम के साथ समझ में आ जाएंगे, गिव इट अ टाइम, बता दूंगा सारी चीजें, अभी सारे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पर ये टेबल काम की होती है, हमें पता रहता है, कई बार पूछ लेते हैं कि ये गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है तो विल इट बी साइक्लिक और इट बी एसाइक्लिक, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बनवाइए ताकि एक जगह पे समराइज फॉर्म हो, आपको पूरे ऑर्गेनिक का एक आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे कंपाउंड हो सकते हैं। चलिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? सैचुरेटेड कंपाउंड स्लैश नहीं एंड लिख देते हैं, स्लैश का मतलब और टाइप होता है, सैचुरेटेड एंड, ठीक है बेटा। सैचुरेटेड कंपाउंड नो पाई बॉन्ड्स, नो पाई बॉन्ड्स सैचुरेटेड के अंदर, कंटेन्स पाई बॉन्ड। अनसैचुरेटेड लोग पाई बॉन्ड वाले होते हैं, इनके पास ये भी तो होता है सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड बनता है और अनसैचुरेटेड का डबल और ट्रिपल। हाँ ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने पाई बोल दिया ना, सिंगल डबल लिखूंगा बड़ा बड़ा आता जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर यहाँ पे लिख लो चेस्ट चार करके, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, अगर कोई पॉइंट नहीं है तो फिर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, और सिग्मा बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें सेल्फ अंडरस्टूड होती है, ओके। एग्जाम्पल अगर इसका देखना चाहो तो एग्जाम्पल कुछ भी, अच्छा ऐसे करके अगर मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर H प्रेजेंट नहीं है, इसके एक ही बॉन्ड है, इसका ये मतलब है कि अगर इसके साथ और कुछ नहीं दिखा रहा तो उसके साथ H होंगे, ठीक है। और सारे एटम्स को शो किया जाता है, एक ही बात है दोनों, बिल्कुल और सारे एटम्स को शो करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर कंपाउंड बनते हैं बहुत बड़े बड़े, उनके H दिखाने बैठ गए ना तो बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। तो H अज्यूम कर लेने होते हैं और बाकी चीजें आपको शो की जाती है। अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल ये हो गए, एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो जो भी आपका मन करे, कोई भी, और जरूरी नहीं है कि कार्बन के ही आप
पाई बॉन्ड्स काउंट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एटम के साथ अगर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है, किसी भी एटम का। कहीं पे अगर आपको ऑक्सीजन ऐसे करके डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये भी आपका काउंट होएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी, बाकी तो ये भी आगे आगे आते जाएंगे, इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे तब समझ में आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं होता, एक ग्रुप, ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड इन ए specific manner, specific manner which is the cause of the characteristic chemical properties of the compound, of that compound, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप की। ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है बेटा। सर इसे एक्सप्लेन कर दो। हाँ कर रहा हूँ, एक सेकंड। और भी बस बहुत आगे आ जाएंगे, धीरे धीरे देख लेंगे, ठीक है। मतलब ये बेटा कि ऐसा एक स्ट्रक्चर देखो सी सी, इसके साथ क्या लगा COH, एक और स्ट्रक्चर देखो इसके अंदर यहाँ भी COH, तो आप देख सकते हो कि ये एक ग्रुप है, ये ना ये कहीं पे प्रेजेंट हो सकता है किसी चेन के अंदर ऐसा, सर लाइक नंबर 2 ईस्टर हेलोजन ऑब्वियसली, ठीक है, ये लोग भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ऐसी अगर कोई फिक्स स्पेसिफिक मैटर के अंदर इनकी बॉन्डिंग है, COH है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये किसी भी चेन के ऊपर जाके लग सकता है, 3 कार्बन है उनके ऊपर जाके लग गया, तो ये वाले को इसको बोलते बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, दिस इज ए कीटोन। तो ये लोग जहां लगेंगे, अब ये क्या है, ये एक एसिड बन गया, दिस इज एसिड, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ये भी एसिडिक होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एक पार्ट होता है वो किसी भी चेन के अंदर जाके लग जाता है, उसकी वजह से फिर उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, इतने सारे एसिड होंगे, कहीं पे भी एसिड लगा दिया तो वो कंपाउंड एसिड बन जाएगा, उसका नाम एसिड हो गया। कीटोन होते हैं, ठीक है, वो कीटोन बन जाएंगे कंपाउंड्स, उनकी भी प्रॉपर्टीज कुछ सेम मिलेगी, तो इसको फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, ठीक है। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे, इनके नाम भी देखेंगे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर पे कल पहुंचेंगे, ठीक है। ओके 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 सर। ये हो गया। चलो इसके बाद आता है बेटा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस, सर इसमें तो मेथेट प्रोप ये सब आते हैं जो सीरीज वाइज आते हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी सी बात है, लेकिन थोड़ा सा उसको शब्द में लिख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, a group of compounds that differ from each other by one CH2 unit, एक CH2 यूनिट का गैप होगा बेटा। फॉर एग्जांपल CH3 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 CH2 CH3, this is what, this is a ethane, this is a propane, this is a butane। इन सब के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें और इसमें 1 CH2 यूनिट डिफरेंस, इन लोगों में एक एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, 1 CH2 यूनिट डिफरेंस। सो ऐसा अगर कोई ग्रुप लिख देते हो, ग्रुप मतलब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, ऐसा अगर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स ले लेते हो तो बेटा वो होमोलोगस सीरीज कहलाता है, दिस इज ए होमोलोगस सीरीज। नाउ इसके अंदर एक बात है विच इज टू बी टेकन केयर ऑफ, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कंपाउंड नंबर 1, इसको 2 बोल रहा हूँ और ये 3 है, ठीक है, 1 2 3 है बेटा, 1 एंड 2 अगर सिर्फ इन दोनों को लिख दोगे होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अगर आप 2 एंड 3 को लिख दोगे तो भी इसको होमोलोगस सीरीज बोला जाएगा, लेकिन अगर आपने 1 एंड 3 लिख दिया तो ये होमोलोगस सीरीज नहीं है, ये लोग एक नहीं 2 CH2 यूनिट से डिफरेंस है। हाँ
बस यही होगा कि जो कुलदीप बोल रहे एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। 1 और 3 अगर एक जगह पे लिख रखा है तो वो होमोलोगस सीरीज नहीं है, लेकिन हाँ अगर यहीं पे 1, 2, 3 इन तीनों को लिख दिया तो ये होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक एक यूनिट के गैप वाले सारे लोग होने चाहिए, वो है तभी होमोलोगस सीरीज बोल सकते हो। ऐसे नहीं कहीं से भी 2 लोग उठाए आगे पीछे के, उनको कह दे कि ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस नहीं है, इनके अंदर एक यूनिट से ज्यादा का गैप है, ठीक है। क्लियर? ये बोल सकते हो दे आर पार्ट ऑफ ए होमोलोगस सीरीज, ये बोल सकते हो, लेकिन वो दोनों होमोलोगस सीरीज फॉर्म कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एग्जांपल, अब चाहे कुछ भी बना लो, ठीक है। एग्जांपल एसिड्स की होमोलोगस सीरीज बना लो, ठीक है। एसिड्स की बना लो CH3COOH, CH3CH2 COOH, दिस इज व्हाट इथेनोइक एसिड, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो। प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। नोमेनक्लेचर अभी हम करेंगे, फिर आप भी इनके नाम लिख पाओगे, ठीक है। ये बात हो गई होमोलोगस सीरीज, डन, ठीक है। अब क्या आएगा? अब आएगा सीधा नोमेनक्लेचर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नोमेनक्लेचर 1 गो में ही पढ़ना बेटर है।